जय हिंद। अभी मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर नीरज गौड़ से और मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका है और ग्राम का विकास आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, किसी से अछूता नहीं है, तो मैं भैया से जानना चाहता हूं कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है तो ग्राम का विकास उस लेवल पे क्यों नहीं हो पा रहा है जिस तरह होना चाहिए भैया? देखिए, ऐसा इसका मूल जो है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्राम प्रधानी वगैरह जितनी भी आती है जी, सब राजनीति का विषय है जी। तो राजनीति जब तक रजनीति नहीं हो, चांदी के तरीके से बिल्कुल चमकती हुई और शुद्धता के साथ। कारण ये है कि इतना जो नैतिक पतन हुआ और ग्राम प्रधान की, जैसे आपने ग्रामीण विकास की बात करी, तो ग्राम प्रधान में आजकल क्या आप देख रहे हैं, ग्राम प्रधान में एक होड़ लगी हुई है किसी तरीके से प्रधानी मिल जाए, क्योंकि ग्रांट बहुत अधिक आती है और उसमें कमीशन खोरी होती है। और हर प्रधान का, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर उद्देश्य यही होता है कि येन केन किसी प्रकार जो है प्रधान हम हो जाए और उसके बाद जो खर्च करेंगे वो तो मिल जाएगा। भैया मैं एक मिनट यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपके जो फादर हैं, थोड़ा उनका जो परिचय, आप 1971 में 2 बार के एमएलए रहे हैं। तीन बार के एमएलए रहे हैं, पंडित जो बसंत लाल शर्मा जी नानपारा में, और आप यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। आप उनके सुपुत्र हैं, आप योगाचार्य भी हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में भी हैं, स्पीकर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट, और आपका जीवाश्रय भी चलता है। तो भैया को राजनीति पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, चूंकि इसलिए भी एक्सपीरियंस क्योंकि वो चीज ब्लड में है, क्योंकि आपके फादर कैबिनेट मिनिस्टर रहे 1971 में। तो भैया इसके ऊपर क्या ऐसी बात है कि जो ग्राम का जो विकास है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इसका कारण क्या है? वो वही है कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक 5 साल का कार्यकाल किसी प्रधान का है और केंद्र से उसको 5 साल में मान लीजिए 10 करोड़ की धनराशि जो है वहां से आवंटित हुई आई, तो उसमें देखिए ज्यादातर पैसा जो है वो कमीशन खोरी में, और प्रधान खुद अपने लिए जो है उसमें से अधिकतर हिस्सा जो है वो अपने पास खुद रख लेता है, क्योंकि उसने प्रधानी के इलेक्शन में तमाम पैसा लगाया होता है। अब धीरे धीरे उससे हुआ क्या, ये जो अच्छे लोगों ने राजनीति को छोड़ दी और हटने लगे। अब कायदे से तो उसमें ऐसे चरित्रवान आदमी आना चाहिए। कहीं कहीं आपको देखने का दृष्टांत मिलता है कि कोई प्रधान आगे पढ़ा लिखा, सबसे बड़ी बात तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, ये सब लोग, जब ऐसे लोग नहीं आएंगे तो ये क्या करेंगे? एक अशिक्षित व्यक्ति से आप क्या आशा करते हैं कि वो क्या विकास करेगा क्षेत्र का? तो इसमें पढ़े लिखे लोग आए, और मैं तो कहता हूँ कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, उसमें आवास बनते हैं लोगों के। हमारी तो सोच ये रहती है कि अगर जैसे जो प्रधान है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करे, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बनावे, शासन में भेज दे कि ये देखिए प्रॉपर मिक्सिंग की मैंने, रोड बन रही है, रोड में क्या लग रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। कभी कभी भैया एक ऐसा होता है कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी विजिट हुई, हम पात्र हैं और हमको आवाज के यहाँ पे ओके भी किया सेक्रेटरी साहब ने, फिर वही लोग हम लोग कवरेज करते रहते हैं जी। तो भी ये शिकायतें मेरे पास ज्यादातर आती हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन शिकायतें यही आती रहती हैं कि हमको नहीं मिलकर किसी और को मिल गया, किसी को 2 बार मिला, उसको फिर तीसरी बार मिल गया। ये बात डीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, बीडीओ साहब के पास बात रखी जाती है, उसके बाद भी इसका क्यों नहीं निवारण? इसका निवारण इसलिए होता है कि सब अभ्यस्त हो गए हैं। डीएम साहब भी अभ्यस्त हो गए, इसके एसडीएम साहब भी अभ्यस्त हो गए, तहसीलदार साहब भी अभ्यस्त हो गए। एक वो पूरी एक जो चेन बन गई है, एक चेन बन गई है कि आप राग अलापा करें, हमें कोई असर नहीं होना। वो क्या असर होना है? वो आईएएस है भाई, भारत की सर्वश्रेष्ठ सेवा, यूपीएससी भी है, वो भी सर्विस सेवा के अंदर है। उनको वही वाली बात है ना कि जो चारित्रिक हनन हुआ है, जो नैतिकता का ह्रास हुआ है, अगर हर आदमी अपने दायित्व को समझे, एथिक्स और इंटीग्रिटी, तो ये सब जो है चीजें आए नहीं। आप और ये सत्ता, जहाँ तक सत्ता की बात है, देखिए मेन चीज तो सत्ता है। शासन कौन चलाता है? शासन चलाते इनके हाथ में रहता है, सारे आईएएस ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कौन है? देखिए एक सिर्फ 2 लोगों के आने से, केंद्र में मोदी जी के आने से और स्टेट में जो है योगी जी के आने से, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है भैया। और लोग देखिए, मैं एक तो होता है कि जब सब कॉन्शियस माइंड में जिस तरह आप करेंगे, अपने आप को जो मैसेज देंगे, तो 100 झूठ भी बोला जाएगा तो एक वो सच लगने लगता है। तो भैया एक चीज में ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जैसे आपने बताया कि शिक्षा बड़ा एक मतलब शिक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट कह रही है, तो ये प्रधानों के लिए एक शिक्षा का पैरामीटर क्यों नहीं सेट किया जा रहा कि आप इतनी बड़ी फाइलों को चेक करते हैं, आपके अंडर में सेक्रेटरी रहते हैं, आपके लिए आपकी एजुकेशन जब होता है ना, वो कहते हैं कि अगर शिक्षा होगी तब बहुत सारे आपके जो अवगुण है वो भी गुण में बदल जाएंगे। अरे देखिए छोटे से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ
हमारी जो ग्राम सभा है, हमारी ग्राम सभा मेहरबान नगर जी मेहरबान। यहाँ से एक प्रधान है महिला। हाँ। अब उस महिला प्रधान को किसी ने नहीं देखा, ठीक है, नहीं देखा। अब उसने प्रतिनिधि बना दिया। प्रतिनिधि बना दिया। अब वो प्रतिनिधि बना दिया, चाहे अपने पति को बनाया या चाहे किसी और को बना दिया, ठीक है। अब वो प्रतिनिधि सारा काम कर रहा है। अगर वो महिला शिक्षित हो, हाँ। अगर वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो उसको किसी प्रतिनिधि की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन शुड बी मस्ट। अब हमारे यहाँ मेहरबान नगर ग्राम सभा में यदि कोई महिला प्रधान भी होती है और अगर वो पढ़ी लिखी है, तो उसको किसी प्रतिनिधि की क्या आवश्यकता है, वो खुद समर्थ है कि सब कुछ कर लेगी। लेकिन भैया एक बात ये भी तो होती है कि जब मतलब ये अक्सर लोगों का ये भी कहना होता है कि जब जैसे कि शौहर है, हस्बैंड है उनके, और अगर फीमेल जैसे कि मतलब जैसे जो प्रतिनिधि हो गई है, तो भाई शौहर उसके ऊपर काबिज होता है। एक तरह का एक हो गया ना कि शौहर भी इस चीज़ों को देख रहा है। इस पे क्या कहना है? नहीं, देखने की तो बात नहीं हुई। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, तो उनका कोई प्रतिनिधि तो वहां बैठा नहीं, खुद कर रही है। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर के ऊपर जो मंत्री होते हैं उनके कोई, अब जब जैसे हमारे यहाँ विधायक है, बल्हा की विधायक है, उन्होंने अपना प्रतिनिधि, जनरली लोग प्रतिनिधि बना देते हैं। प्रतिनिधि बनाया जाता है काम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, थोड़ा सा हेल्प के रूप में। लेकिन प्रतिनिधि सर्वा हो जाए और वो मूल हो जाए और आप गौड़ हो जाए, ये चीज गलत है ना। प्रतिनिधि तो एक आपने बना दिया कि आप नहीं उपलब्ध है, मान लीजिए आपका क्षेत्र बड़ा है, कहीं आप अगर सत्र चल रहा है तो आप वहाँ, तो यहाँ कोई देख रेख करने वाला चाहिए जो जनता की फरियाद सुन सके, इसके लिए प्रतिनिधि होता है। लेकिन आप प्रतिनिधि ऐसा बना दें कि आपका कोई मतलब ही नहीं रह गया, आप है ही नहीं, सब सारा कार्य प्रतिनिधि कर रहा है, तो वो चीज गलत है। ये तो फिर अक्षमता है ना आप में। एक बहुत बड़ी बात आपने कही थी कि जैसे कि इलेक्शन होता है प्रधानी का, तो आदमी इतना अमाउंट जैसे भी है वो तो ऑन कैमरा है, तो ये बात सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उस पर अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे भी हो। तो जब आदमी कुछ करके आ रहा है तो वो भी तो अपना सेट करेगा, तो सेट करेगा। देखिए ऐसा है कि ये व्यवसाय तो है नहीं, व्यवसाय तो है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये तो सेवा है, ये तो सेवा है। प्रधान अगर आप बने हैं, विधायक आप बने हैं, सांसद आप बने हैं, तो सेवा के लिए आए, सेवा यहाँ इन्वेस्टमेंट करके धन अर्जन करने के लिए नहीं आए। आप जाइए मिल फैक्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, और देखिए आपको बता दो, अंबानी, अडानी, इनकी फैमिली से किसी को विधायक आपने सुना? नहीं कि कोई इनके घर परिवार का विधायक आ जाए। ये जितना रुपया देते हैं राजनीतिक पार्टियों को, ये जो देते हैं दान स्वरूप में, अगर ये अपने लिए लगा दें तो इनके यहाँ का कैंडिडेट इंडिपेंडेंट चीज है। लेकिन ये, इनको मैं मानता हूँ ये कर्मठ है, प्योर व्यवसायी है, ये बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कमाते हैं। तो राजनीति का व्यवसायीकरण जो हो गया गलत है। आप ये थोड़ी कि आपने इलेक्शन लड़ने के लिए 5 लाख खर्चा किया या 1 करोड़ खर्चा किया तो आप 10 करोड़ कमाएंगे। तो एक बात मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी हर बात तो ये कहते हैं हम लोग, अखबार जैसा रखा हुआ अखबार पढ़ रहे हैं, भाई देखिए देश बहुत खराब हाथों में है, वो ऐसे चल रहा है वैसा चल रहा है, और अब इतना विकास माननीय मोदी जी कर रहे हैं। मुझे बात ये बताइए, अगर कोई कीचड़ में हाथ नहीं डालेगा तो कीचड़ को साफ कैसे किया जाएगा? नहीं तो हो रहा है ना, अब सफाई होनी शुरू हो गई, सफाई होने लगी है। तो ग्रामों में ये जो प्रधानों के लिए क्यों नहीं गोल सेट होता है कि कोई भी फीमेल आती है उसकी क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, कोई भी आदमी अगर खड़ा हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा हो रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन ऐसा होना चाहिए, तभी विकास होगा। नहीं तो ये क्वालिफिकेशन का इसके लिए क्या नहीं लगा सकते कि फिर ये तो फिर जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं सभी में हो रहा है, फिर विधायक के लिए भी हो जाए और फिर एमएलए के इलेक्शन लड़ने के लिए और संसद के इलेक्शन लड़ने के लिए हो जाए। कायदे से तो नीति, ये तो कहीं तो कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये तो नीतिगत फैसला लेने की बात है। तो ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए, जो कानून बनाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि हम ये रख दें कि कम से कम एमएलए, विधायक या प्रधान के लिए 7-8वां हो, हाई स्कूल हो, तो कम से कम इंटर पास तो होना चाहिए। इंटर पास हो, ये ग्राम के लिए चलिए 8वां पास हो, कम से कम कुछ तो पढ़ सके। अरे अब तो बड़ी भयावह, काफी लोग तो भाई अब तो इम्प्रूवमेंट आया है, वैसे काफी लोग अब जो है पढ़े लिखे आ रहे हैं, तभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बड़ी भयावह स्थिति तो वहां देखने को आती है कि जब कोई सुरक्षित हो जाती है सीट प्रधान की, तो जो प्रधान वहां से अब तक सामान्य वर्ग का होता आता है वही किसी हरिजन को खड़ा कर देता है। हाँ, वो मोनोपोली एक तरीके से अपने प्रभाव से उसको बनवा देता है और वो उसको किनारे कर देता है, सारा काम वो करता है। तो सुरक्षित करने का मतलब क्या हुआ? तो गांव की स्थिति तो बड़ी खराब है। इसमें जागरूकता, अच्छे लोग आए, जो अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो आए और वो प्रधानी का इलेक्शन लड़े, प्रधान होकर के आए तो क्षेत्र का विकास करेंगे। ऐसी बात नहीं, आते हैं लोग, बहुत से प्रधान आते हैं, बहुत से हमने पेपर में भी देखा है कि कोई ग्राम सभा में बहुत शिक्षित महिला आई, उसने कायाकल्प करके रख दिया। शिक्षित नहीं होगा तो कायाकल्प नहीं हो सकता। मैं कुछ आपके फादर के बारे में जानना चाह रहा था, क्योंकि फादर आपके एमएलए रहे 3 बार के 1971 से, तो कुछ फादर 71 से नहीं रहे, वो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में, फर्स्ट
इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया उसमें चुन करके आए थे 1952 चुन करके आए थे। क्या पहली बार विधायक। तो उनके बारे में जरा कुछ बताइए ताकि जो लोग देख रहे हैं हमारे जो ये प्रधानी कर रहे हैं तो उनकी जो कार्यशैली क्या थी, एक व्यक्तिगत रूप से आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो जरा बताइए। उनकी कार्यशैली तो मैंने ये देखी है कि वो राजनीति छोड़ने के बाद यही इसी चौकी पे ही बैठे रहते थे मेरे पास, और कोई क्षेत्र का आदमी अगर आ जाता था और वो बता देता था हम वहां से आए हैं, तो वो सिर्फ पूछते थे किसके लोग, और जैसे ही उसने मेरे पिता का नाम बताया तो फिर उसके पिता का नाम, उसके पूरे खानदान का नाम को रटा रहता था अपने क्षेत्र में, और एक एक गांव का, एक एक गांव, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक गांव का नाम जानते थे, कौन कौन प्रधान है उसका नाम जानते थे। आज के समय में तो इतनी चरित्र गिरावट आ गई है कि अगर वर्तमान विधायक से पूछ लिया जाए कि कितने गांव आपके यहाँ हैं, 20 गांव के नाम बता दिए तो ना बता पाएंगे। भैया एक सवाल मैं आपके जो मेडिकल से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा आपने बताया कि ग्राम में जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होने के उपरांत भी जो आज गांव का जो एक अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, अपेक्षित विकास है वो नहीं हो पाया, और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं आने वाले वक्त में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल देखा जाएगा। लेकिन एक मेरा सवाल आपके क्षेत्र से है, चूंकि आप योगाचार्य भी हैं, आप एक कौन से विधायक थे जिनके पाँव में बहुत ज्यादा तकलीफ थी? आपने नहीं, वो विधायक नहीं थे वो, अरे आपने तो बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लिया। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। हमारा असल में हम 2008 में यहाँ आए, उसके पहले लखनऊ में लक्ष्मणपुरी में रहते जी, लक्ष्मण जी। तो हमारे आवास के बगल में ही जी। अब ये प्रश्न आपने इसे भाई ये तो आपने मेडिकल में अगर सही किया है तो अगर वो भी देखेंगे तो वो भी आपको याद करें, और कि इसी बहाने और भी आपसे बात होती रहती है। नहीं ऑन कैमरा आप नहीं बताना चाहते अपना बताइए, लेकिन ये बहुत व्यक्तिगत प्रश्न हो जाए, मैं ऐसे आपको उसमें बता देता हूँ। फिर वहाँ एक सांसद जी थे जी, सांसद जी रहते थे हमारे पड़ोस में, बहुत नामी ग्रामी सांसद हैं। जी। तो मैं वहाँ पे नेचुरोपैथी और योग का और हर्बल मेडिसिन का इसी सब का मैं काम भी करता था वहाँ पे। जी। तो हमारी पत्नी भी चुकी इसी फील्ड में, तो हम दोनों लोग वहाँ पे कार्य करते थे जी। तो सांसद जी का मकान हमारे बिल्कुल बगल में था। अच्छा। और बहुत नामी ग्रामी सांसद हैं जी। तो अरे नाम बता देने में भी कुछ नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह जी। क्या बात है। मैं तो आपको भी बहुत अच्छे सज्जन आदमी, बहुत सज्जन आदमी है। तो वो उनका जो है पैर में उनके गाउट था उनके पैर में, तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो फिर जब वो किसी ने मेरे बारे में बताया, तो जब पहली मेरी मुलाकात हुई तो बैद जी करके इंट्रोडक्शन दिया था कि बैद जी एक हैं। तो जब उन्होंने उसको पैंट शर्ट में देखा और उस समय और उम्र कम थी तो देख करके ऊपर से नीचे तक देखा ये बैद जी है। तो खैर बहरहाल उनकी चिकित्सा चली, और मैंने ऐसी तल्लीनता के साथ चिकित्सा करने वाला आदमी नहीं देखा। मुझे स्मरण आ रहा है कि जब उस समय वैशाली ट्रेन से वो चला करते थे और उनकी ट्रेन गोंडा से चलती थी, तो उनका जो गार्ड रहता था वो आता था कि सांसद जी चल दिए हैं वहाँ से और दवाई बना करके दीजिए, और मैं वहाँ चारबाग स्टेशन पर उनको दे दूँगा। क्या बात है। करीब 3 साल तक उन्होंने मेरी चिकित्सा कंटिन्यू, मतलब उन्होंने कहीं ब्रेक नहीं किया। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि मतलब चिकित्सा प्रति भी वो पूरी तरह ठीक हो गए। और उसके बाद मुझे कुछ वर्ष पहले उनसे मैंने फ़ोन किया था मिलने के लिए। तो प्रयागपुर के पास एक विद्यालय है, तो उन्होंने मुझको वही टाइम दिया था कि वहाँ आ जाइएगा। मैं वहाँ गया तो मुझे आज भी वो जब स्मरण आता है तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने उसी समय स्टेज पर बैठ करके कहा कि ये देखिए, मेरी तरफ इशारा करके कि ये देखिए बैद जी आए लखनऊ से, इन्होंने मेरा इलाज करके मेरा पैर ठीक। वो बहुत जी उनकी आदत ये बहुत है, वो रास्ते चलते हुए कोई गरीब अगर कहीं मिल जाए तो बैठ जाते हैं, बहुत सज्जन हेल्प करने वाले। और उनके बारे में उल्टी सीधी लोगों ने बातें की, मैं देखिए जिसकी जितनी ख्याति होती है उसकी विरोधी हो जाते हैं। बिल्कुल उनकी ख्याति से ये लीजिए कि जिस जगह से उनको बलरामपुर से आके खड़े हुए, कैसरगंज से खड़े हुए, आप लोग कहीं से भी जाए वो जीत जाएंगे, क्योंकि लोकप्रियता थी। वो जमीन से जुड़े हुए आदमी और पब्लिक की हेल्प। और सर मैंने देखा कि माइक्रो लेवल पे बहुत उनका काम, मतलब ये कुछ नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का कोई यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिसकी व्यक्तिगत, क्योंकि आपके फादर का नाम ले रहा हूँ तो इत्तेफाक से चूंकि आपने उनका ट्रीटमेंट किया और आपको इतना रिस्पेक्ट करते हैं वो, और आशा है कि भैया आपने जो अपने आइडिया और अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए, और हमारे जितने भी फेसबुक फैमिली है उसके लिए जो आपने ये आइडिया बताया है, आपका बहुत बहुत आभार है आपका। 2007-8 की बात बता रहा हूँ, ये प्रतीक वगैरह तो उस समय बच्चे थे, मेरे आगे दौड़ते हुए चले आए थे, अंकल जी करते आए, खैर वो विधायक में विधायक हो गए उनका, वो ठीक है, चलिए अच्छा है, ऐसे लोग अच्छे लोग आए, जनता की सेवा करें, अच्छा कार्य। चलिए, तो अब जो हमारे सामने बताया इस बात को कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण के बाद जो विकास होने पर सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव। अभी अगर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाए कि आप लोग जैसे भी हो आप लोग पढ़ लिख करके आए, और एक ऐसा जो आपको प्रारूप प्रस्तुत हो ताकि उससे आइडेंटिफाई हो सके कि जो भी इलेक्शन लड़े उसके लिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन एक इतनी होना चाहिए। जय हिंद।